अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक मीडिया के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैज़ुल बारी। नाज़रीन, अगर मैं आपको ये बताऊं कि दुनिया ख़त्म होने वाली है और इस सब की वजह है एक लाल गाय, एक रेड काऊ, तो क्या आपको ये जुनूनी स्टेटमेंट लगेगा? यकीन कीजिए, ये कोई क्लिक बेट या सेंसेशन नहीं है। 14 जनवरी को गाज़ा इसराइल जंग को 100 दिन पूरे होने पर अक्टूबर 7 के अटैक्स के जिन रीजंस को हमास के स्पोक पर्सन अबू उबैदा ने बताया था, उनमें से एक था मकबूजा पैलेस्टाइन में रेड हाइपर का आना, जिसको उसने इस वॉर के प्रोवोकेशन की सबसे बड़ी वजह बताई थी। यह उस वक्त तो एक बहुत ही कैजुअल सा पॉइंट लगा था, क्योंकि अक्टूबर 7 अटैक के जो दूसरे बड़े रीजंस हैं, जैसे पैलेस्टाइन इलीगल ऑक्यूपेशन, इलीगल सेटलमेंट और उसका एक्सपेंशन, गैर कानूनी तरीके से फ़लस्तीन के लोगों को इसराइल के जेलों में हॉस्टेज बनाना, गज़ा का ब्लॉकेड और फिर इसराइल का अरब कंट्रीज से रिलेशन नॉर्मलाइज करना, ये सब ज़्यादा बड़े रीज़न लग रहे थे। मगर अगर हम थोड़ा गौर करें तो रेड हाइपर वाली वजह दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे सिग्निफिकेंट इवेंट होने वाली है। आप देखें, इन सब में रेड हाइपर एक सेंट्रल रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ एक रेड हाइपर नहीं है, बल्कि एक काइंड ऑफ डोमिनो इफेक्ट होगी, जिसको दुनिया भर में बहुत से लोग एंड ऑफ टाइम समझते हैं। वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि कैसे दुनिया के ज़्यादातर बड़े रिलीजन के रिलीजियस बिलीफ में, अकीदे में, इंसानियत के फाइनल डेस्टिनी, जिसको एस्केटोलॉजी कहते हैं, कैसे ये एक इवेंट इतना ह्यूज होगा, इतना बड़ा होगा कि ये दुनिया को ख़त्म कर देगा, जिस सब की शुरुआत एक रेड काऊ से होगी। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको समझें। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ज्यूस हैं, क्रिश्चियंस हैं, एग्नोस्टिक हैं, एथीस्ट हैं, कोई भी हो, क्योंकि ये आइडिया काफ़ी लोगों के लिए रियल है और कई इन्फ्लुएंशियल ग्रुप इसके ऊपर काम कर रही है, जो रिगार्डलेस ऑफ योर पर्सनल बिलीफ, यकीनन इसका इफेक्ट आप पर भी होगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट ना सिर्फ मिडिल ईस्ट में बल्कि पूरी दुनिया में तबाही लाने वाला है। कुछ बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। काफ़ी लोग हैं जो पैलेस्टाइन इजरायली कॉन्फ्लिक्ट को सिर्फ जियोपॉलिटिकल या सेटलर या कॉलोनियलिज्म की स्टोरी समझते हैं, मगर रिलीजियस रीज़न को डिनाई नहीं किया जा सकता है। हम सब जानते हैं कि यरूशलेम दुनिया के होली सिटी में से है, जिसको दुनिया के तीन बड़े रिलीजन, इब्राहिमिक रिलीजन, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में मुकद्दस समझा जाता है। और बिल्कुल यरूशलेम के हार्ट में अल अक्सा मस्जिद कंपाउंड है। इस कंपाउंड के सेंटर में द गोल्डन डोम ऑफ द रॉक है। अल अक्सा मस्जिद और उसका कंपाउंड मुसलमानों के लिए थर्ड होलीस्ट साइट है। ज्यूस ये मानते हैं कि यहाँ फर्स्ट और सेकंड टेंपल था, जहाँ फर्स्ट टेंपल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था, जिसको बेबीलोनियन किंग नेबुकदनेस्सर ने डेमोलिश कर दिया था। फिर किंग हेरोड ने सेकंड टेंपल बनाया। उसके बाद जब रोमन्स ने यरूशलेम फतह किया तो रोमन्स ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। फर्स्ट सेंचुरी में ये टेंपल जोविश फेथ के लिए सेंटर था, और इस बात के लिए विद इन जुडाइज्म में डिबेट है कि कैसे और कब यह टेंपल दोबारा बनाया जाएगा। मैंने पैलेस्टाइन और इजरायली कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, इसकी हिस्ट्री के ऊपर एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई थी। अगर इसके ऊपर आप और मज़ीद जानना चाहते हैं, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का नेचर जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। ये बस चंद सरफिरों की ख्वाहिश नहीं, बल्कि एक पेशन गोई है कि मसीहा के आने के बाद हैकल सुलेमानी दोबारा से तामीर होगा और फिर से एक हिस्टोरिक जूइश किंगडम री एस्टैब्लिश किया जाएगा, बल्कि ज्यूस का खुदा से दोबारा ताल्लुक़ कायम होगा। ज्यूस ऐसा मानते हैं कि फर्स्ट टेंपल के डिस्ट्रॉय होने के साथ ही खुदा यहूदियों से नाराज़ हो गया था, इसीलिए ये अपकमिंग मसीहा खुदा से ज्यूस का रिश्ता दोबारा रीबिल्ड करेगा। उसके लिए खुदा के प्रॉमिस के अकॉर्डिंग थर्ड टेंपल बिल्ड करना ज़रूरी है। यहूदियों का यह विश अरब इसराइल 1967 वॉर तक अनबिलीवेबल ड्रीम था, मगर फिर इसराइल ने 1967 में यरूशलेम फतह किया। इस अनबिलीवेबल कॉन्क्वेस्ट को काफ़ी ज्यूस खुदा की तरफ से गैबी मदद समझते हैं, साथ ही होली टेंपल एस्टैब्लिश करने के लिए इसको एक नेसेसरी स्टेप मानते हैं। When Commander Gore declared that the Temple Mount was back in Jewish hands, it rekindled hope for a long-awaited Third Temple. The Six-Day War was a miracle of biblical proportions and was a cataclysmic opening of a new era for Israel and for the whole world. इन सब के बाद भी यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
ज्यूस बिलीव करते हैं कि टेम्पल माउंट की जगह पर ही टेम्पल बिल्ट होना चाहिए। इसके लिए अल अक्सा कंपाउंड को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। इसके लिए डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट दैट इजराइल इज कंट्रोलिंग जेरूशलम फॉर लास्ट 60 ईयर्स, इजराइल टेम्पल बिल्ट करने के इस पूरे इशू के ऊपर एकदम खामोश था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ऐसा कुछ भी करना मुस्लिम वर्ल्ड को उकसाने जैसा होगा, उनको एक वॉर के लिए इंसाइट करना होगा। मगर इन सब के बैकग्राउंड में कई ग्रुप्स थी जो फुल्ली डेडिकेटेड होकर के साइलेंटली अल अक्सा को डिस्ट्रॉय करने और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल के लिए दिन रात काम कर रहे थे, जिसमें से एक ग्रुप है टेम्पल इंस्टीट्यूट। इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना, फंड रेज करना, इजराइल और दुनिया भर के पावरफुल फोर्सेस से रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना, जिससे वक्त आने पर वो सब थर्ड टेम्पल बनाने में इनकी मदद कर सके। दशकों से पैलेस्टीनियंस ने, मुस्लिम वर्ल्ड ने, पूरी दुनिया ने ऑक्यूपेशन और पैलेस्टीनियन पीपल के कॉज को अनदेखी किया, जिससे उनके रिकंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल के इरादे को और प्लानिंग को और मजबूती मिली। Talk of rebuilding the temple is no longer considered a fringe idea. Today, there is a lobby in the Knesset of how many members of Knesset that are constantly speaking about Jewish rights to pray on the Temple Mount. There are members of Knesset that actually talk about the rebuilding of the Holy Temple. Do you understand that 20 years ago, these people wouldn't have been given a moment on prime time television in Israel to say these things? They would have been laughed out. So, a few years ago, this was considered fringe. Zealots, lunatics, peculiar. Today it's mainstream. यहाँ तक के इन लोगों को एक पावरफुल एवेंजेलिकल क्रिश्चियन ग्रुप का साथ भी मिल गया। वेस्ट में एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद टेम्पल बिल्ड करना ज़रूरी है। हालांकि ये बहुत ही अजीब अलायंस है, क्योंकि ज्यूस ये बिलीव करते हैं कि जितने भी नॉन ज्यूस हैं वो ज्यूस के ग़ुलाम होंगे या उनको कन्वर्ट करके ज्यूस बना लिया जाएगा। वहीं एवेंजेलिकल्स ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद सारे ज्यूस को वो कन्वर्ट कर देंगे या मार देंगे। इसीलिए इन दोनों ग्रुप का एक दूसरे का आपस में कनेक्शन और रिलेशन बहुत ऑकवर्ड है। मगर मसीहा आएगा और वो उनकी मदद करेगा, ये दोनों ग्रुप मानते हैं। मगर किसी भी सूरत में अल अक्सा मस्जिद को डिस्ट्रॉय करना और वहाँ टेम्पल बनाना ये दोनों ग्रुप के ड्रीम और प्लान का हिस्सा है, जिससे मुस्लिम वर्ल्ड में और ख़ास तौर से फ़लस्तीन में दुश्मनी बनेगी, क्योंकि फ़लस्तीन के लोग और मुस्लिम लोग अपने आप को अल अक्सा मस्जिद के कस्टोडियन और डिफेंडर समझते हैं। अब हमारे पास हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, मगर ये लाल गाय का किस्सा इतना इंटरेस्टिंग कैसे है, इसको समझिए। वेल, अकॉर्डिंग टू द ज्यूस थियोलॉजी, टेम्पल उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक कि इजराइल के ज्यूस प्यूरिफाई नहीं हो जाते हैं, पाक नहीं हो जाते हैं, और इस प्यूरिफिकेशन के लिए ज्यूस को एक खास किस्म के गाय की कुर्बानी देना होगी। It says that God spoke to Moses and Aaron saying, "This is the ritual law that God has commanded, instruct the children of Israel to bring you a red cow without blemish, in which there is no defect, and on which no yoke has been laid." So it says that we're supposed to take a perfectly red cow with no white hairs or dark hairs at all, and a cow that no yoke has ever been on. So as a result, it's very, very rare to find a baby cow that is completely रेयर मतलब एक ऐसी गाय जिसको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। यहाँ तक कि इजराइल के अंदर भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन और ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी से भी ऐसी गाय पैदा करना बहुत मुश्किल था। मगर फिर 2022 में ऐसी 5 गाय टेक्सास में मिली। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका के अंदर इन गायों को या ऐसे जानवर को कहीं और भेजना इलीगल था, मगर फिर भी गवर्नमेंट के जरिए रूल्स चेंज करा करके टेम्पल इंस्टीट्यूट ने लगभग 50 करोड़ रुपया खर्च करके वहां से यरूशलेम एयरलिफ्ट करा लिया, जहां उन्होंने एक सीक्रेट फॉर्म में पूरे प्रोटेक्शन और ग्रूमिंग के साथ इनको रखा हुआ है। थियोलॉजी के हिसाब से कुर्बानी देने के लिए गाय की उम्र जितनी होनी चाहिए 2022 में उतनी पूरी नहीं हो रही थी, इसीलिए ये लोग 1 साल तक इंतज़ार करते रहे। इस साल अप्रैल में इन रेड हाइफर की वो उम्र पूरी हो जाएगी जो कुर्बानी के लिए रिकमेंडेड है, दरकार है। The book of Numbers explains that ashes of the red heifer are used to purify priests for their service in the temple. These red heifers are now between 1.5 to 2 years old. To replicate the ceremony mentioned in the Bible, they need to be at least 3 years old. इसीलिए टेम्पल इंस्टीट्यूशन और वो सारे ग्रुप्स जो मसीहा के आने का वेट कर रहे हैं, वो सब इसके कुर्बानी की सारी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें न सिर्फ कुर्बानी देने वाला प्रीस्ट, पादरी परफेक्ट होना चाहिए, बल्कि वो प्रोफेट एरन
हारून अलैहिस्सलाम के डायरेक्ट ब्लड लाइन से होना चाहिए। हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हैं। यह सेक्रीफाइस टेम्पल माउंट के ईस्ट में माउंट ऑफ ओलिव्स जैतून के अराउंड होनी चाहिए, जहां से प्रीस्ट कंपाउंड के अंदर हो। इंटरेस्टिंगली उस अराउंड की सारी जमीन को ज्यूस ने खरीद लिया है। According to those working on the project, the ceremony of the red heifer needs to be performed on the Mount of Olives and in a place that would have looked directly into where the temple stood. The land I'm standing on, bought 12 years ago, fits both of those standards. It's had to be exactly at the front, a place that the priest that made this ceremony can see the holy of the holy place. Rabbi Yitzhak Mamo owns the land here on the Mount of Olives. And we hope that in a year and a half from today, we can make here in this area the ceremony of the red heifer. That actually will be the first step to the temple. Mamo says the ceremony needs priests who have not been defiled by touching anything dead. The Temple Institute actually have 9 pure priests, and they are pure, and they are waiting. So we have the priest, we have the red heifer, we have the land, and we have everything ready. We just need to wait another 1.5 years. टेम्पल इंस्टीट्यूट इस पूरे मामले के लिए इतना सीरियस है कि इन लोगों ने टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए जितने बड़े बड़े पत्थर की ज़रूरत है उसको काटने के लिए डायमंड कटिंग टूल्स इस्तेमाल किया है, क्योंकि ज्यूस के अकीदे के हिसाब से पत्थर मेटल से नहीं तराशा जा सकता है। सोर्स के अकॉर्डिंग इन लोगों ने वो सारे ऑर्नामेंट्स जेवरात भी तैयार किए हैं जो टेम्पल बनने के बाद उसके अंदर रखा जाएगा। इसके अलावा टेम्पल बनने के बाद और भी बहुत सी स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन सब को पूरा किया जा चुका है। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों अबू उबैदा उन लाल गायों के आने का जिक्र कर रहे थे। ये बातें आपको और मुझे ज़ाहिरी तौर पे अंधविश्वासी रिवाज, सुपरस्टिशियस रिचुअल लगेगी जिसका करंट सिचुएशन से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर जैसा मैंने पहले कहा कि अल अक्सा मस्जिद को डिस्ट्रॉय करने के कई सारे स्टेप्स का ये फर्स्ट मेजर स्टेप होगा जो पूरी दुनिया के कई अलग अलग सिविलाइजेशन को तबाह करने की वजह बन सकती है। जब ये रेड काउ को सेक्रीफाइस किया जाएगा तो उसको जला के उसके एशेस को, उसके राख को पानी में मिला करके इजराइल के कुछ ज्यूस पादरियों को प्योर किया जाएगा, उनको प्योर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद ये लोग हैकल सुलेमानी तामीर करेंगे। इन सारी चीज़ों के लिए एक एक मटेरियल, एक एक स्टेप ज्यूस लॉ के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। ये सब बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी किया जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिए। अल अक्सा कंपाउंड के अराउंड पुरातत्विक खनन यानी आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन काफ़ी पहले से चल रहा है, जिसको इजराइल ये कहता है कि यह बस आर्कियोलॉजिकल पर्पस से किया जा रहा है। मगर हैरानी की बात यह है, यहाँ कभी किसी पैलेस्टाइनियन को न काम करने की परमिशन मिली है, न ऑब्जर्वेशन करने के लिए जाने दिया गया है। काफ़ी लोगों का ये मानना है कि ये खुदाई एक बहुत ही डेंजरस एजेंडे का हिस्सा है, जिससे अल अक्सा के फाउंडेशन को कमज़ोर करना इसका मकसद है, जिससे वो कोलैप्स हो जाए। कई सारी रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि अल अक्सा की दीवार और छतों में क्रैक्स आ गया है। यहाँ तक कि 2023 में इन सब के रिपेयरिंग के लिए कई बार कोशिश की गई, मगर इजरायली गवर्नमेंट ने इंटेंशनली उसको रिजेक्ट कर दिया। अल अक्सा कंपाउंड के नीचे यह आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन इस लेवल तक पहुंच चुका है कि लास्ट ईयर मई 2023 में नेतन्याहू कैबिनेट ने इसके नीचे एक मीटिंग तक की थी। अगर आप अब भी इन सारी बातों से कन्विंस नहीं हैं कि टेम्पल इंस्टीट्यूट मस्जिद को शहीद करना चाहती है, तो आप उनके वेबसाइट पर यह पूरा स्टेटमेंट देखें। इसमें मेंशन है कि टेम्पल माउंट राइटफुली ज्यूस का है और ये पैलेस्टाइनियन मॉडर्न लोग हैं जो एमेलिक ट्राइब से हैं, जिसको ज्यूस ने हज़ारों साल पहले डिस्ट्रॉय कर दिया था। क्या ये आपको बहुत क्रेजी और बहुत जुनूनी नहीं लग रहा है? क्योंकि ये इजराइल में एक छोटे से एनजीओ का मिशन नहीं है, बल्कि इजराइल में एक मूवमेंट है जो अब मेन स्ट्रीम हो चुका है। यहाँ तक के टेम्पल इंस्टीट्यूट ने गाज़ा में यूज़ करने के लिए आईडीएफ को वो ट्रेडिशनल बैटन हॉर्न तक दिया है जो कभी अमेलिक वॉर में यूज़ हुआ था। आईडीएफ सोल्जर गज़ा के घरों में वो सिंबॉलिक फ्लैग और ग्रेफिटी लगाते हुए देखे जा सकते हैं, जिससे अल अक्सा को शहीद करना, टेम्पल कंस्ट्रक्ट करना लिखा हुआ है। Most Christians, I think, don't think about the third temple, but those who do believe that it will be built before Jesus returns, and that the Antichrist will take over that third temple during the tribulation and try to rule the world from there. Could it happen in our lifetime? That to me is intriguing. I think we don't know, but there are some Jews who are really making, as you're reporting on, preparations to get ready for that moment, and that's something to watch. ये सिर्फ एक रिबेल ग्रुप और ऑक्यूपायर के बीच की फाइट नहीं है,
बल्कि ये बिल्कुल वैसे ही मजहबी जोश पसंदों की लड़ाई है जो कभी सलीबियों और महाभारत के अंदर लड़ी गई थी। ये पूरा डेवलपमेंट किसी के लिए इतना प्रोवोकेटिव था कि उन्होंने 7 अक्टूबर के अटैक को इसकी वजह बता दी। نذكر بعدوان بلغ أقصى مداه على مصرانا وأقصانا وبدأ تقسيمه الزماني والمكاني فعلا، وأحضرت البقرات الحمر تطبيقا لخرافة دينية مقيتة مصممة للعدوان على مشاعر أمة كاملة. ये सिर्फ पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स पर जुल्म का मुस्लिम वर्ल्ड से एक दर्दमंदाना अपील नहीं थी, बल्कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए एक वार्निंग थी कि उनके तीसरे सबसे मुकद्दस जगह को शहीद किया जाने वाला है, क्योंकि उन्होंने वहाँ की दीवारों पर टेम्पल इंस्टीट्यूट जैसी ऑर्गेनाइजेशंस की कॉल देखी थी, उनको फंडिंग होते हुए देखा था। उन्होंने रिलीजियसली एक्सट्रीमिस्ट इजरायली गवर्नमेंट और एवेंजेलिकल एक्सट्रीमिस्ट क्रिश्चियंस के मदद से इन तमाम चीज़ों के लिए पॉलिसीज़ को वायलेंटली नाफिज होते हुए, इम्प्लीमेंट होते हुए देखा था। उन्होंने इजराइल के आने वाली नस्ल को ये तरबियत करते हुए देखा था कि वो मस्जिद को शहीद करके वहाँ 3rd टेम्पल बनाएंगे। वो ये समझ रहे थे कि ये लोग लगातार एंड ऑफ टाइम के उस प्रोफेटिक पेशन गोई को पूरा करने के लिए दिन रात काम कर रहे थे। ये लोग समझ रहे थे कि ये एक्सट्रीमिस्ट ज्यूस और एवेंजेलिकल्स अच्छे से समझ रहे हैं कि 3rd टेम्पल बनाना एक बहुत ही वायलेंट और डिस्ट्रक्टिव काम होगा। ये 3rd टेम्पल उस वक्त तक बनना शुरू नहीं हो सकता है जब तक ये लाल गायों की कुर्बानी नहीं दी जा सकती, जिसको ईस्ट यरूशलेम में माउंट ओलिव पर जलाया जाएगा। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सब नॉनसेंस बातें हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इस तरह के रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म से हमें परेशान होना चाहिए। क्योंकि जस्ट इमेजिन कीजिए मस्जिद अल-अक्सा की शहादत दुनिया में क्या क्या कर सकती है, ख़ास तौर से तब जब पूरी दुनिया ऑलरेडी वॉर में है। यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, गाज़ा में जेनोसाइड हो रहा है और ईरान की प्रॉक्सी हूती रेड सी में दुनिया की इकोनॉमी को तबाह कर रही है। तो ऐसी कोई भी इवेंट कम से कम एक वाइडर स्केल पर मिडिल ईस्ट में ख़तरनाक रीजनल वॉर तो छेड़ ही सकती है, जो डेफिनेटली ग्लोबल एनर्जी और इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा कर देगी और ख़तरनाक न्यूक्लियर वॉर तक जा सकती है। यहाँ एक पल को रुक करके बीइंग अ मुस्लिम सोचिए कि अगर कल या एक महीने में या अगले कुछ सालों में मस्जिद अक्सा शहीद कर दी जाए तो आप क्या करेंगे? कमेंट में बताइए। थैंक यू।